हेलो स्टूडेंट्स, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का इससे अगला काव्यांश पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं बेटा। पेज नंबर 169 का एंड पैराग्राफ हमारा रह गया था। पेज नंबर 169 आगे पढ़ें बेटा, ध्यान दें। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी उस लाहौर में जहाँ पर 1936 में जाति प्रथा का उच्छेद यानी जाति भेद का उच्छेद उस सम्मेलन में जाति प्रथा का उच्छेद जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उस भाषण को दे रहे हैं। उसी भाषण के ये आपके पास अंश है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। क्या कह रहे हैं वो, किस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी यानी परिश्रम के आधार पर जो विभाजन होता है समाज में, उसके आधार पर भी उसकी नज़र से भी जो ये जाति प्रथा है इसमें गंभीर दोष हैं, मतलब बहुत अधिक खामियां हैं। क्या है देखना आगे। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। प्यारे विद्यार्थियों, स्वेच्छा में नहीं होता है अपनी इच्छा, अपनी इच्छा को बोलते हैं स्वेच्छा। कि यह जाति प्रथा समाज में इतना भयंकर रूप ले चुके हैं कि इससे श्रम विभाजन मानी जो काम का जो बंटवारा होता है यह मनुष्यों की इच्छाओं पर नहीं होता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। जो समाज में जातिवाद का बोलबाला है, इसके आधार पर जो हम काम को बांटते हैं, इसमें मनुष्यों की जो स्वयं की भावनाएं हैं, व्यक्तिगत भावनाएं हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं और व्यक्तिगत रुचि है यानी पर्सनल इंटरेस्ट है, उसका कोई ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है, कोई महत्व नहीं रहता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। मानी जो कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने भाषण दिया है ये इसी का ही बेस है, इसी का ही आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न में होता है बच्चों सताना। हम अगर ये कहें कि किसी मजदूर से हम काम करा रहे हैं और आज उससे हमने 8 घंटे काम कराया, उसकी जो भी हमने दिहाड़ी फिक्स रखी हुई है, कल उसको हमने बोल दिया कि आपको 8 के बजाय 12 घंटे काम करना पड़ेगा और दिहाड़ी नहीं बढ़ाएंगे, तो यह है सताना। तो ये उत्पीड़न होता था। कह रहे हैं उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अर्थ के साथ केवल विवशतावश करते हैं। विवशतावश मैंने मजबूरी में करते हैं। मैंने उन्हें उदाहरण दिया है कि उद्योगों का विकास हो गया है, वहाँ से मजदूर हटा दिए गए हैं, गरीबी बढ़ गई है। यह भी इतनी ज़्यादा विकराल समस्या नहीं है जितनी कि किसी व्यक्ति को उस कार्य को जबरदस्ती करवाना। लिखा है ना यहाँ पे, ध्यान दें बेटा, फिर ध्यान दें। देख रहे हैं कि निर्धारित कार्य को अर्ज के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। यदि कोई मजदूर वर्ग उस कार्य को अरुचि मैंने रुचि के साथ नहीं, इंटरेस्ट के साथ नहीं और मजबूरी में करते हैं, ये जाति प्रथा की वजह से हो रहा है। ऐसी स्थिति स्वभाव तो मनुष्य को दुर्भावना, दुरुपसर्ग है बेटा, दुर्भावना में दुरुपसर्ग है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, आपको हमने कई बार बताया है टर्म 2 एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होना है, बट MCQ क्वेश्चन यहाँ वहाँ भी आएंगे, कुछ 20 क्वेश्चन वहाँ भी 20 या 25 क्वेश्चन वहाँ भी आएंगे आपके MCQ बेस्ड। तो ध्यान दें, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, पैराग्राफ वहाँ दिया होगा और पूछा होगा। दुर्भावना बोलते हैं बुरी भावना। लिखा है ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर, मानी ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को कोई काम समाज के द्वारा थोपा गया हो, उसको अपना व्यवसाय बदलने की आज़ादी न हो, तो वह उसे अरुचि के साथ करता है, उसमें उसको रुचि नहीं आती है, इंटरेस्ट नहीं आता है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है, मनुष्य के अंदर बुरी भावनाएं जागती हैं। लिखा है ग्रस्त मानी ग्रसित। टालू काम बोलते हैं चलायमान काम, टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब ऐसे हालात आते हैं तो वह व्यक्ति बुरी भावनाओं से ग्रसित हो जाता है और काम चलायमान करता है और कम काम करने के लिए वह प्रेरित रहता है। मैंने उसके मन में यह भावना जागती है कि मैं तो अब कम काम करूंगा, क्योंकि समाज में जाति प्रथा का बोलबाला था, जातिवाद को बढ़ावा देते थे। ऐसी स्थिति में
जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? समाज के द्वारा, उन पोषकों के द्वारा, जिन पोषकों के द्वारा, पोषकों माने बढ़ावा देने वाले, जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और जातिवाद के आधार पर, जाति प्रथा के आधार पर उनका बंटवारा कर रहे हैं, उनको काम का बंटवारा करें। उस वजह से जिन कामों में उनका न दिल लगता हो, मतलब जिन पर कोई काम थोपा गया हो, न कोई दिमाग लगता हो, तो अंबेडकर जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति उस कार्य में कैसे कुशल हो सकता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, वह कुशल उसमें नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है जातिवाद के कारण काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अतः यह निर्विवाद, प्यारे बच्चों, निर्विवाद में होता बिना किसी विवाद के, निर्विवाद मानी बिना किसी विवाद के, मानी विवाद से रहित। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी, मानी इकोनॉमिक्स नजरिए से भी, फाइनेंशियल दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। कि यह जाति प्रथा क्या है? हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, दो शब्दों को मिलाकर एक ही शब्द बना रखा है। प्रेरणा बोलते हैं मोटिवेशन, रुचि बोलते हैं इंटरेस्ट। स्वयं का मोटिवेशन, स्वयं की इच्छा, स्वभाव के अनुरूप, स्वाभाविक मानी स्वभाव के अनुरूप, स्वाभाविक मानी स्वभाव के अनुरूप। वह आत्मशक्ति बोलते हैं, स्वयं की शक्ति, अंतर्मन की शक्ति मानी ताकत को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। कहने का मतलब ये है उन मनुष्यों को जिनकी प्रेरणा, इच्छा और उनकी स्वयं की शक्ति को दबा दिया जाए, उन्हें उस कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाए, माने जातिवाद को बढ़ावा देने वाले उन लोगों को, मान लो मजदूर के बेटे को ये बोलेंगे कि तू मजदूरी ही करेगा, तो विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, कोई और कार्य नहीं करेगा, आर्टिस्ट नहीं बनेगा, म्यूजिशियन नहीं बनेगा, वकालत नहीं करेगा, तो वो उस कार्य को, किस कार्य को? मजदूर का बेटा उस मजदूरी को क्या करेगा? मजबूरी में करेगा। और लिखा आगे नियमों में जकड़कर, उसको नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बोलते हैं, माने सक्रिय का विलोमन निष्क्रिय, उदासीन बोलते हैं, न्यूट्रल। वह धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा, अपने काम करने के प्रति उदासीन हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। ऐसा अंबेडकर जी उस अध्यक्षीय भाषण में भाषण दे रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए बेटा आगे, अब जब वो वहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, तो अब उन्होंने कल्पना की है कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज, मानी हमारा आदर्श समाज, मानी आइडियल सोसाइटी कैसी हो, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं हमारे भारत का जो आदर्श समाज है कैसा होना चाहिए। अब उनका सेकंड टॉपिक ये है, उसमें उन्होंने क्या कहा है देखते हैं बेटा आगे। लिखा है जाति प्रथा के खेदजनक, खेदजनक मानी आपने कई बार देखा होगा, सड़क का निर्माण होता है या कई बार कोई फ्लाईओवर बनते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, क्या लिखा जाता है कि कष्ट के लिए खेद है। खेद मानी दुख, खेद मानी दुख। लिखा है जाति प्रथा के खेदजनक मानी दुखदाई, दुख देने वाले परिणामों की रिजल्ट, नीरस गाथा, नीरस मानी रसहीन, नीरस मानी रसहीन, गाथा मानी कहानी, वृतांत, विवरण को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। सेंटेंस ध्यान से सुन लें दोबारा, कि जाति प्रथा के खेदजनक मानी उस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए अंबेडकर जी कह रहे हैं कि जो जाति प्रथा का दोषपूर्ण परिणाम है, दुखदायी परिणाम है, इसकी गाथा को बार बार आप सुन रहे हैं, अब मुझसे सवाल कर रहे हैं, हम आपस में संवाद कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऊब गए होंगे, ऐसा उनके कहने का मतलब है कि आप लोग परेशान हो गए होंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं वो देखना, यह अस्वाभाविक भी नहीं है, मानी यह स्वभाव के अनुरूप है कि आप ऊब गए होंगे। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। रचनात्मक मानी जो मूल समस्या है, जड़ की समस्या है, उसको मैं लेता हूं। क्या समस्या है? मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? क्वेश्चन मार्क है। उस सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंबेडकर जी कह रहे हैं
कि मैंने बार बार तब से जातियों के मैं विरुद्ध हूँ, जातियों की मैं आलोचना कर रहा हूँ, जाति प्रथा की मैं आलोचना कर रहा हूँ, तो फिर हमारी दृष्टि में, हमारी नज़र में, दृष्टि मनी नज़र, एक आइडियल सोसाइटी क्या होनी चाहिए, आदर्श समाज क्या होना चाहिए, आगे क्या कहते हो ध्यान दें। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, आगे ध्यान दें, अंडरलाइन कर दें। क्या करें, मेरा समाज कैसा होना चाहिए, स्वतंत्रता, फ्रीडम, अंडरलाइन कर दें, समता मानी समानता, और भ्रातृता मानी भाईचारा। ये तीन शब्द बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको अंडरलाइन कर दें आप लोग, और आगे इन्हीं पर वो व्याख्या भी देंगे, इनको बार बार समझाएंगे। आगे 3-4 पैराग्राफ, मन जितने भी आगे पैराग्राफ बचे हुए हैं इनको ही हाईलाइट किया जाएगा। क्या कह रहे हैं वो, कि हमारा आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जहां पर स्वतंत्रता का भाव हो, समानता का भाव हो, समता मानी समानता, और भ्रातृता मानी भाईचारा का भाव हो, लोग भाईचारे के साथ रहें, आधारित होगा। अंडरलाइन करते हैं, फिर कह रहा हूं, क्या यह ठीक नहीं है, भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। वो सम्मेलन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, क्या आप में से किसी को भाईचारे में क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपत्ति हो सकती है, क्वेश्चन मार्क है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए। गतिशीलता से मतलब क्या है बेटा, निरंतर विकास होना, आगे बढ़ना, गतिशील रहना, सक्रिय रहना। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन, वांछित माने होता है इच्छित, इच्छा के अनुरूप, वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से, छोर माने किनारा, एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सकें। कहने का मतलब यह है कि आदर्श समाज हम उसको कहेंगे जिसमें विकास हो रहा हो, और कैसा, इच्छा के अनुरूप समाज के एक किनारे से दूसरे किनारे तक विकास हो। माने अगर भारत का कोई एक राज्य लेते हैं या राज्य का कोई एक जिला लेते हैं, ऐसे नहीं किसी जिले के किसी क्षेत्र में ज़्यादा विकास हो रहा है और किसी क्षेत्र में बिल्कुल ही पिछड़ापन हो रखा है, कोई बिल्कुल बैकवर्ड है, ऐसा नहीं होना चाहिए। निरंतर गति से समान रूप से विकास समाज में होना चाहिए। ऐसे समाज के बहुविध, बहुविध से मतलब अनेक प्रकार से, बहुविध माने अनेक प्रकार से, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए। माने उस गतिशील समाज में सबका भाग होना चाहिए तथा उन सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। मन लोग अपनी सुरक्षा के प्रति, रक्षा के प्रति भी सजग रहें, अलर्ट रहें। सामाजिक जीवन में आबाद, आबाद में होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है, अंबेडकर जी ये कहना चाह रहे हैं, हमारी कल्पना का आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, सबको अपनी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, विकास ऐसा होना चाहिए, सबके हितों को ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक जीवन में जो भी हम कार्य करें बिना किसी बाधा के सबके संपर्क में रहें और सबको वो साधन उपलब्ध कराए जाएं, वो अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि समाज विकास कर सके, समाज के सभी लोग विकास कर सकें, समाज के द्वारा सभी को अधिकार दिए जाएं, सबको वो अवसर उपलब्ध कराए जाएं, अर्थात जातिवाद का बोलबाला खत्म हो, ऐसा हमारा आदर्श समाज होना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं, तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। अब उन्होंने उदाहरण दिया है, भाई अगर हम दूध में पानी मिलाएंगे ज़्यादा, अलग से पता चल जाएगा, अशुद्ध दूध होगा अलग पता लगेगा। तो भाईचारा पवित्र होना चाहिए, और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र है। इसका नाम क्या है, लोकतंत्र। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना गया शासन, जहाँ पर चुनी हुई सरकार आती है, डेमोक्रेसी। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः मतलब मूल रूप में सामूहिक माने सबके द्वारा जीवनचर्या की एक रीति बोलते ढंग, तरीका तथा समाज के सम्मिलित माने मिला जुला अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र क्या है, बेसिकली लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, जिसमें सब लोगों की सामूहिक जीवनचर्या
एक प्रकार से, एक ढंग से, समाज के मिले जुले रूप से अपने अनुभवों को आदान प्रदान करें। कहने का मतलब ये है, हम लोकतंत्र उसको कहेंगे जहाँ पर समाज के सभी लोग अपने अनुभवों के बारे में, अपने दिनचर्या के बारे में, अपनी जीवन शैली के बारे में उसका आदान प्रदान कर सकें, एक दूसरे से अपने विचारों को प्रकट कर सकें। इसका मतलब है आदान प्रदान। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। एक आदर्श समाज उसको बोलेंगे जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति यह जानने के लिए आवश्यक हो, जरूरी है कि वह अपने साथियों के प्रति, मतलब दूसरे लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव रखता हो और सम्मान का भाव रखता हो। उसे ही हम एक आदर्श समाज बोलेंगे, उसे हम एक लोकतंत्र बोलेंगे। अब आगे देखना, इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? कि क्या किसी लोकतंत्र में, किसी आदर्श समाज में स्वतंत्रता के बारे में किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? ऐसा जो है अंबेडकर जी कह रहे हैं। लिखा आगे, गमनागमन की स्वाधीनता। गमनागमन बच्चों दो शब्दों को मिलाकर के बना हुआ है, गमन प्लस आगमन, अब बन गया गमनागमन, मानी आना और जाना, आना और जाना। गमनागमन की स्वाधीनता, स्वाधीनता मानी क्या होता है? अपनी अधीनता, मानी पराधीनता का विलोम है ये। स्वाधीनता मानी अपनी अधीनता, अपना शासन। गमनागमन की स्वाधीनता जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। मानी आने जाने की जो हमें आज स्वाधीनता होती है, अपने जीवन और शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो हम स्वाधीनता चाहते हैं, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कोई स्वतंत्रता का विरोध करेगा? अर्थात नहीं। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जो हमारा कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, हमारा कानूनी अधिकार है। जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन में होता है बच्चों आजीविका के लिए, इनकम। जीविकोपार्जन माने इनकम, आजीविका। माने हम समाज में रहते हैं तो हमें हमारे माता पिता के द्वारा जो संपत्ति होती है वो हमें दी जाती है, और हम समाज में रहने के लिए कुछ आजीविका हमें चाहिए। आवश्यक औजार, यहाँ पर औजार से मतलब कोई हथियार से मतलब नहीं है, जो हम कार्य करते हैं और आजीविका कमाते हैं उसके मतलब है औजार। वह सामग्री रखने के अधिकार, कुछ सामग्री हम रखते हैं उसके अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उसके अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। इन सब के अर्थ में, इन सब के परिप्रेक्ष्य में कि हमें माता पिता की संपत्ति मिलती है, उसका जो अधिकार है, हम आजीविका चलाने के लिए कुछ सामग्री अपनाते हैं, कुछ कार्य करते हैं, इन सब के परिप्रेक्ष्य में भी क्या कोई स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति है किसी को? कहने का मतलब ये है, मान लो कोई आर्मी में भर्ती होना चाहता है, इसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई वकालत करना चाहता है, उसकी हमें आज़ादी होनी चाहिए, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए? तो फिर ऐसे हालात में मनुष्यों को उनकी शक्ति के समक्ष, मानी उनके कैपेसिटी के सामने इफेक्टिवली, प्रभावशाली प्रयोग की भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाए। मानी यदि व्यक्ति अपने सुरक्षा के लिए, मजबूत शक्ति के लिए कुछ प्रभावशाली कदम उठाना चाहता है, यानी यदि समाज का कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बन जाता है, वो IAS बनना चाहता है, PCS बनना चाहता है, तो उसके लिए समाज को उसके अधिकारों से वंचित नहीं करना चाहिए। ऐसा अंबेडकर जी उस अध्यक्षीय भाषण में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो बेटा इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या हो, आप हमें प्रश्न पूछें। एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरी आदर्श कल्पना का, यानी मेरी कल्पना का आदर्श समाज का हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य में या किसी भी वाक्यांश में, कोई भी गद्यांश हो, आप हमें प्रश्न अवश्य पूछें, तब आपका उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद।